मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कल थोड़ा सा एक काम था, इशू था, तो इसी वजह से कल हम क्लास नहीं ले पाए। और आज हम स्टार्ट करते हैं। 11 बजे से स्टार्ट होने वाला था, बट एक दूसरे टीचर्स का एक क्लास चल रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो जैसे दिसंबर का करंट अफेयर्स है, ये वाला पेपर है, इसके बाद एक और पेपर होगा, तो कंटिन्यूस पेपर चलता रहेगा। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का कैलेंडर निकल चुका है, तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको इस क्लास के बाद से, आज से, जो टॉपिक बेसिस पर या फिर बोल सकते हो सब्जेक्ट बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनका प्रैक्टिस कराता रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स है। इसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो हिस्ट्री पॉलिटी से आता है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद जियोग्राफी देखेंगे, तो ऐसे करके सब्जेक्ट बेसिस पे चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दिसंबर 20 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 3 पेपर कर लिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड लॉन्च ए कॉमन लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने मिलकर एक लोगो निकाला है, किसके लिए? रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज के लिए निकाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर जवाब सोचिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बता दूं। देखो, एक बॉडी होती है दैट इज नोन एज नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो नाबार्ड है इसको बनाया गया था इन 1982, एंड इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो आपको मुंबई में दिखेगा। एंड इसके जो अभी जो हेड हैं उनका नाम होता है के वी शाजी। के वी शाजी। और ये जो नाबार्ड है ये किसके ऊपर फोकस करता है? तो हमारे देश में जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होता है, या फिर आप बोल सकते हो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड काम होगा, तो उसको देखेगा ये नाबार्ड। अब ये आरआरबी को क्यों नाबार्ड यूज कर रहा है, या फिर आरआरबी में नाबार्ड कहां से आ गया? इसका रीजन ये है कि जो आरआरबी होता है वो नाबार्ड के डायरेक्ट अंडर होता है। ठीक है, जो आरआरबी है वो नाबार्ड के अंडर आता है, तो इसी वजह से आरआरबी को मैनेज कौन करता है? नाबार्ड। आरआरबी स्टार्ट कब से होता है? आरआरबी स्टार्ट होता है 1975, और इसका जो एक्ट आता है 1976 में, इसका एक्ट आता है आरआरबी एक्ट। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट आरआरबी जो है उनका नाम होता है प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक। प्रथमा का मतलब, प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, और ये यूपी में है। ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में एक है दैट इज नोन एज एपीआरआरबी, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक है, आसाम में भी एक है, नागालैंड में भी एक है। तो ये नाबार्ड एंड आरआरबी का है। तो ये लोगो, जो लोगो की बात की जा रही है, तो लोगो किस कौन सा है? दैट इज वन बैंक, सॉरी, वन बैंक बोल रहा हूं, लोगो जो है दैट इज वन आरआरबी वन लोगो। वन आरआरबी वन लोगो, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, वन आरआरबी वन लोगो। ठीक है, तो ये नाबार्ड एंड आरआरबी का केस है, जो आपको पहले से थोड़ा सा पता होने से बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, ये थे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाबार्ड जो है वो आरबीआई के पार्ट है, आरबीआई का हिस्सा है। नहीं, आरबीआई का पहले हिस्सा था। जैसे आरबीआई जो होती है ना, तो आरबीआई के बहुत सारे सब्सिडीज होती हैं, जैसे बीएनपी, एनएमपीएल, डीआईसीजीसी, तो ऐसे बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। तो नाबार्ड पहले आरबीआई का सब्सिडरी हुआ करता था। अभी आरबीआई के अंडर नाबार्ड आता है, लेकिन सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, आता है मीन्स आरबीआई के अंडर तो सारे बैंक आते हैं, ऐसे टाइप का आता है, लेकिन आरबीआई का प्रॉपर सब्सिडरी नाबार्ड अभी नहीं है, पहले था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नाबार्ड और गवर्नमेंट इंडिया ने कौन सा लोगो लॉन्च किया है? दैट इज वन आरबी वन लोगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा चर्चे में भी था, दैट इज जी राम जी बिल। इसको लेके बहुत ज्यादा उठा था, चर्चा उठा था, मैं आऊंगा इस पे। तो ये जो जी राम जी बिल है, तो यहाँ पर जो डेज हैं, सॉरी, जीराम जी जो है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीराम जी में जो डेज का चेंजेस हुआ है, तो कितने डेज का चेंजेस हुआ है। तो जीराम जी बिल या फिर ये होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो जो जीराम जी है, जीराम जी चेंज करेगा एक सिचुएशन था, दैट इज नोन एज मनरेगा को। ठीक है, जीराम जी जो चेंज करेगा वो मनरेगा को चेंज करेगा। मनरेगा 2005 में लॉन्च किया गया था और मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो जहां पर उस समय हर रूरल एरियाज में वहां पर नॉर्मली आपको 100 दिन का काम मिलता था। इस बार जो जी राम जी बिल आया है, तो उसमें चेंज होके कर दिया गया है 125 डेज। ठीक है, तो जीराम जी बिल में 125 डेज कर दिया गया है। इसको लेके थोड़ा सा विवाद भी है, ऑब्वियसली विवाद भी है, मतलब कंट्रोवर्सी भी उठा है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसका रीजन ये है, तीन चीज जस्ट जान लो, मैं एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ। तीन चीज, पहले जो मनरेगा था ना, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, पहला कारण क्या है, ये जो मनरेगा था, तो ये पूरा का पूरा सेंटर स्पॉन्सर्ड था। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड, मतलब 100% सेंटर देगा। इस बार जीराम जी में क्या हुआ है, जीराम जी में 60-40 कर दिया गया है। 60-40 मतलब सेंटर 60% देगा, स्टेट 40% देगा। ठीक है, तो स्टेट से ये बात होती है कि हमारा पैसा ज्यादा चला जाएगा, हम बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि 125 डेज तो है, बट इसमें 90 डेज का पॉज है। ठीक है, 90 डेज का पॉज है। 90 डेज का पॉज मतलब 3 महीने पॉज है, वहां पर 3 महीने कोई काम नहीं होगा। 3 महीने मोस्टली जो उधर होगा काम, वो सिर्फ खेती होगा उस समय। तो 3 महीने के लिए बंद है। ठीक है, 3 महीने के लिए बंद है। तो जो लेबर यूनियंस हैं वो बात कर रहे हैं कि 3 महीने अगर बंद होगा, तो जो लेबर लोग होंगे जो खेती नहीं करते, उनका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो लेबर लोग के केस है। और तीसरा होता है उसका नाम को लेकर। ठीक है, नाम को लेकर, तो के जी राम जी है, तो ये कम्युनल हो गया है थोड़ा सा, अब बोल सकते हो रिलीजन बेस हो चुका है, तो इसको नाम को लेकर झमेला चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिल का अच्छा बात भी होता है ना। तो बिल का अच्छा बात है, पहले 100 दिन का मिलता था, अभी आपको 125 दिन का मिलता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मनी है, मनी को इंक्रीज किया गया है, मनी ज्यादा हो जाएगा और जल्दी जल्दी मिल जाएगा पैसा। ठीक है, और तीसरी चीज जो जी राम जी में होता है, बिल में यूज किया गया है, कि अगर मान लीजिए आप 5 किलोमीटर, आपके एरिया से 5 किलोमीटर तक आप काम करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, नॉर्मल जितना मिलता है उतना ही मिलेगा। लेकिन आप अगर 5 किलोमीटर से इंक्रीज हो जाता है, तब आपको क्या होगा, तब आपको 10% जो पैसा है वो इंक्रीज करके दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ईटानगर में काम है, ईटानगर में आप काम कर रहे हो, अब मान लीजिए आपको नाहरलगुन जाना है, नाहरलगुन 9 किलोमीटर से ज्यादा होता है, तो 5 किलोमीटर से अगर ज्यादा हो गया, तब आप जहां पर जाओगे तो वहां पर आपको पैसा 10% ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जीराम जी और मनरेगा में थोड़ा सा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली 125 डेज, ये वाला चीज याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मनरेगा में होता था 100 डेज, जीराम जी में कितना होगा, 125। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच मिनिस्ट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड एडिशन ऑफ सुजल ग्राम संवाद। सुजल ग्राम संवाद ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो सुजल ग्राम संवाद ये जो जल से रिलेटेड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब एक चीज यहां पर आपको मेंशन कर दूं,
अगर आपने दिसंबर का पहला पहला जो वीडियोस हैं उसमें अगर आपने देखा होगा, तो मैंने जब वाटर मैनेजमेंट जब आया था, वहां पर जो क्वेश्चन वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड, रेन शेड, ये सब जब क्वेश्चन आया था, तब वहां पर मैंने इंडिया में कितने स्कीम्स चल रही हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितनी स्कीम्स चल रही हैं, तो ये सब मैंने वहां पर डिस्कस किया था। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जब हमने डिस्कस वो सब चीज किया था, तो यहाँ पर जब आप फिर से जल शक्ति आ जाएगी, फिर से पानी वाला केस आ जाएगा, तो आप जो उन्होंने उस जगह पर आपने नोट बनाया होगा या पर आपने देखा होगा, वही चीज यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो यही होता है करंट अफेयर्स के अंदर वाला पोर्ट पढ़ने का फायदा, कि एक ही चीज का जो क्रक्स है, एक ही चीज का जो जीके है, आप अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उनमें अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। आपको बार बार अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अगर आप जीके छोड़कर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो आपको सब एक बार दो बार तीन बार करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप जीके बना के पढ़ोगे, तो आप उनसे जोड़ सकते हो कि पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, सभी इनसे ही जुड़ा हुआ है। तो ये फायदा होता है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है जल जीवन मिशन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, जस्ट बोल रहा हूँ जल जीवन मिशन, ये था टैप वाटर को लेकर। दूसरा अटल भूजल मिशन, अटल भूजल मिशन, ये था ग्राउंड वाटर को लेकर। तीसरा, अगर आपको याद होगा, नमामि गंगे, ये था गंगा रिजुमिनेशन, ठीक है। और एक आंसर बताइए, अमृत सरोवर, मैंने ये भी बताया था, जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत चलता है, अमृत सरोवर, ये किसके रिलेटेड था, ठीक है। ये आपका सवाल है, ये किसके रिलेटेड था, अमृत सरोवर, ठीक है। तो जो चीज आपको ऑलरेडी हो चुकी है, वही चीज, डी एकदम सही, जो चीज हो चुकी है वही चीज आपको यहाँ पर सेम घूम के फिर से दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, एक और चीज मेंशन कर दूं, टैप वाटर तो है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको टफ भी पूछा जाए बहुत ज्यादा, कि टैप वाटर तो है, लेकिन हर दिन कितना पानी आपको मिलेगा। नॉर्मली टैप वाटर तो पूरे इंडिया में है, बट कितना पानी मिलेगा, तो याद रखिएगा जल जीवन मिशन में टैप वाटर के हिसाब से 55 लीटर पानी आपको मिलेगा, ठीक है, 55 लीटर। तो हर दिन टैप वाटर से आपको 55 लीटर पानी मिलेगा, जिससे आप अच्छे से पी पाओ। और ये जो चीज है, ये आप दूसरे एक करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो, कि रिसेंटली इन इंदौर, आपको पता होगा, इंदौर में जो सुएज वाटर लीक हुआ था, सुएज वाटर लीक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई, उनकी जान चली गई। तो जो सुएज वाटर लीक हुआ और ये जो जल जीवन मिशन है, तो इन दोनों को अभी आपको जोड़ना है, कि सुएज वाटर में कौन सा चीज खराब मिला, या फिर उस समय जो इंदौर है, तो इंदौर के वहां पर मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। या फिर आप इंदौर जो होती है, ये इंदौर क्लीन सिटी होती है, आपको पता होगा 8 साल से कंटिन्यूअस क्लीन सिटी बनती आ रही है, ठीक है, क्लीन सिटी बनती आ रही है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का क्लीन सिटी कौन सा है। तो चीजें जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो उसका जीके है, बेसिक है, वो सेम है, बाकी चीजों को जोड़ना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है गोवा लिबरेशन डे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि गोवा लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे जो है वो ऑब्जर्व की जाती है इन 19 दिसंबर, कौन से कॉलोनियल पावर से। याद रखिएगा, गोवा जो है वो ब्रिटेन के पास नहीं था। इसका जवाब आप लोग दे सकते हो शायद, ठीक है। तो जो गोवा है, ये कौन से कॉलोनियल पावर के पास था, गोवा कौन से कॉलोनियल पावर के पास था, दैट इज नोन एज पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज। पोर्तुगीज इज द फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव, ये चीज याद रखिएगा। पोर्तुगीज इंडिया में कब आए, पोर्तुगीज इंडिया में आते हैं 1498, 1498 मतलब जहां पर वास्को डा गामा आता है, और जाते कब हैं, जाते हैं 1961, ठीक है, 1498 से 1961, ये वास्को डा गामा के केस है। अगर ब्रिटिश की बात करो, तो ब्रिटिश इंडिया में आते हैं इन 1613, जाते हैं 1947, ठीक है। मैं आपको ब्रिटिश का अगर दिखाऊं, तो दैट इज 1613 से 1947। आप सिंपल सा देख सकते हो दोनों में कौन पहले आया है, ठीक है, कौन बाद में गया है। तो ये पोर्तुगीज से अलग हुए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, गोवा से याद रखिएगा,
कि गोवा का जो कैपिटल होता है वो होता है पनाजी या पंजिम, आप कुछ भी बोलो, दोनों ही सेम है, ठीक है, पनाजी या पंजिम, पहला। और दूसरी चीज, गोवा में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, तो गोवा वो फर्स्ट एरिया है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, गोवा फर्स्ट एरिया है जहां पर सती बैन किया गया था, सती बैन किया गया था। आपको पता होगा एक चीज होती है दैट इज नोन एज सती, जब मेल मर जाता है तो फीमेल को भी उसके साथ क्रिमेट कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट कॉलोनियल पावर जिन्होंने सती बैन किया था। कहां पर? पहली बार गोवा में किया था। और दूसरी चीज, वो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट एरिया है या फर्स्ट स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू हुआ। ये भी पोर्तुगीज करके गए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबके लिए समान चीज होगी, ठीक है, समान होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे आर्टिकल नंबर 44 में आता है, डीपीएसपी में 44 में आता है, ठीक है। तो गोवा में ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज गोवा से रिलेटेड छोड़ के, और एक और चीज याद रखिएगा कि 1947 में या 1948 में जब हैदराबाद आजाद होता है, ठीक है, हैदराबाद आजाद होता है, तो यहां पर एक ऑपरेशन होता है दैट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। हैदराबाद जब आजाद होता है तो यहां पर एक ऑपरेशन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हैदराबाद आजाद होता है तो कौन सा ऑपरेशन होता है? दैट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पोर्तुगीज आप देख सकते हो, आंसर ठीक ही। अच्छा, नेक्स्ट होता है which civilian honor did Oman confer on Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी during the recent visit? तो सिंपल सा भाषा में बोल रहा है कि जो ओमान है, तो उन्होंने कौन सा प्राइज जो है या फिर कौन सा सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आप जान लो कि रिसेंटली अगर आपने एक दिन या 2 दिन पहले अगर आपने वीडियो देखा हुआ है, तो मैंने वहां पर बताया था कि ओमान वो कंट्री है जिसके साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन हुआ है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो वहां पर मैंने ओमान के बारे में सभी बताया था कि ओमान का कैपिटल मस्कट होता है, ओमान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है, ठीक है। और इस्लामिक नेटो के बारे में बताया था कि जो सऊदी अरेबिया है, टर्की एंड पाकिस्तान है, तो उन मिल के इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देखो कि जो चीज आप पढ़ चुके हो वही चीज घूम के आ रहा है, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये ओमान जो है इसके बारे में आप ऑब्वियसली थोड़ा सा देख लीजिएगा, और मैंने बताया हुआ है, इससे ज्यादा आपको ओमान के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिनाउंड राम वंजी सूतर, ठीक है, राम वंजी सूतर जो रिसेंटली दिसंबर में उनका निधन हुआ, मतलब वो मारे गए, ठीक है। सो रिसेंटली जिन्होंने निधन हुआ, पास्ट अवे, वाज नोन फॉर डिजाइनिंग विच आइकॉनिक स्टैचू। तो यहाँ पर कौन सा आइकॉनिक स्टैचू है जिसका स्कल्पचर या फिर आप बोल सकते हो जिनके आर्किटेक्चर हैं राम वंजी सूतर। अब नॉर्मली बहुत ही आप बोल सकते हो कम ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है, ऐसा टाइप का आता है क्वेश्चन कि इसको किसने बनाया है, इसका आर्किटेक्ट कौन है। तो रामवंजी सूतर जो हैं, रामवंजी सूतर, तो रामवंजी सूतर किसके आर्किटेक्ट थे? रामवंजी सूतर आर्किटेक्ट होते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू आपको पता होगा इन गुजरात होता है, गुजरात में एक जगह होती है केवड़िया, ठीक है, केवड़िया नाम की एक जगह होती है, केवड़िया। तो केवड़िया में जो गुजरात एरिया है, केवड़िया का गुजरात एरिया, तो गुजरात एरिया में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको दिखता है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब रामवंजी सूतर, ये रामवंजी सूतर है,
लेकिन इसको छोड़कर 2-3 लोगों का नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरे पेपर में भी देखा हुआ है क्वेश्चन आते हुए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ताजमहल किसने बनाया है? अब आप बोलोगे सर शाहजहां ने बनाया है, ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर ताजमहल शाहजहां ने बनाया ये नहीं पूछ रहा, ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है। और ये एक चीज याद रखिएगा, जो ताजमहल का आर्किटेक्ट है वो ही रेड फोर्ट का भी आर्किटेक्ट है। ताजमहल का आर्किटेक्ट एंड रेड फोर्ट का आर्किटेक्ट सेम है, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। और एक और होता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपको पता होगा, दो पार्लियामेंट अभी हैं, पहले ओल्ड एक गोल वाला था और अभी नया बना है हेक्सागोनल, है ना। तो दो पार्लियामेंट है, तो ओल्ड पार्लियामेंट किसने बनाया है और न्यू पार्लियामेंट किसने बनाया है? किसने बनाया है मींस उसका आर्किटेक्चर किसने बनाया है, ठीक है। तो ताजमहल एंड रेड फोर्ट ये दोनों ही एक पर्सन ने बनाया है, उसका नाम होता है अहमद लाहौरी, ठीक है, अहमद लाहौरी। और बहुत सारे लोगों को ये सुनने में आता है कि जो जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट लिए गए थे, नहीं, मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हाथ नहीं काटा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो ताजमहल बनाने वाले जितने भी लोग थे, अगर आप कभी ताजमहल का नॉर्थ गेट देखोगे ना, नॉर्थ गेट, तो नॉर्थ गेट के बाहर आपको एक बस्ती दिखेगी जिसको बोलते हैं ताज बस्ती। तो ताज बस्ती में जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके डिसेंडेंट आज भी वहां पर काम करते हैं, आज भी वहां पर रहते हैं, ठीक है। अगर ताजमहल में कोई भी इशू हुआ, साफ करना है या फिर कुछ टूट गया उसको ठीक करना है, तो वही ताज बस्ती से ही लोग आते हैं उसको ठीक करने, बाहर के कोई पर्सन नहीं आता, ठीक है। तो उनके डिसेंडेंट उधर है, हाथ बात कुछ नहीं काटा गया था, ठीक है। तो अहमद लाहौरी। एंड जो ओल्ड पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट आता है एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस ये। और न्यू पार्लियामेंट जो है वो बनाया गया है बाय बिमल पटेल, बिमल पटेल, ठीक है, एडवर्ड लुटियंस एंड बिमल पटेल, इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और ये जो एडवर्ड लुटियंस है, इनके साथ दिल्ली में, दिल्ली वाला जो एरिया होता है ना, दिल्ली में आप इंडिया गेट देखो, एडवर्ड लुटियंस ने बनाया है, ठीक है। रेड रेड फोर्ट रोड, सॉरी रेड फोर्ट का जो रोड है, रेड फोर्ट रोड देखो जिसको अभी कर्तव्य पथ बोलते हैं, एडवर्ड लुटियंस ने बनाया है। तो जितने भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स हैं इन दिल्ली, मैक्सिमम बनाया गया है बाय एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ओल्ड पार्लियामेंट एडवर्ड लुटियंस ने बनाया है, न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है बाय बिमल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए तो, मैं उतना तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है आंसर तो आता नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जीके वाला टॉपिक हो जाता है, तो इसी वजह से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बहुत फास्ट हो रहा है क्या, चीज़ें बहुत फास्ट बोल रहा हूँ या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब चीज़ों को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बोलिएगा, मैं जितना हो सके उसको और भी इजी करके बताऊंगा और भी लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आपको और भी अच्छे से दिमाग में बैठे, ठीक है। अब मुझे प्लीज़ बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच टीम won the most inspirational award at the NASA International Space Apps Challenge। तो यहाँ पर एक इंडियन टीम है जिन्होंने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है इन द नासा स्पेस एप्स एप्लीकेशन के मामले में, तो उन्होंने जीता है। तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी फोटोनिक्स ओडिसी, ठीक है, फोटोनिक्स ओडिसी। अब यहाँ से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फोटोनिक्स ओडिसी ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात, सीधा रट्टा वाली बात हो गई। अब आपको याद क्या क्या रखना है, देखो फर्स्ट आपको नासा याद रखना है। नासा कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है, नासा आपको याद रखना है। अब नासा याद रखना है ये तो
मैक्सिमम चीज पता होगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है नासा के मिशन से, ठीक है, मिशन से। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा मिशन होता है फेमस फेमस, जैसे पार्कर प्रोब। पार्कर प्रोब ये कहां का मिशन है? सन का। नेक्स्ट होता है जूनो। जूनो, जूनो कहां का है? जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट मार्स रोवर। मार्स रोवर कहां का है? मार्स, सॉरी लाइट चला गया होगा, ठीक है। मार्स रोवर कहां का है? मार्स। अच्छा, नेक्स्ट होता है वॉयजर। वॉयजर 1, इसको मैं 1 ऐसे लिख देता हूं। वॉयजर 1। वॉयजर 1 क्या है? सबसे डिस्टेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, सबसे दूर गया है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एंड ऑब्वियसली आपको ये भी याद रखना है कि अपोलो 11, अपोलो 11 कहाँ का है? दैट इज मून। तो ये नासा से ये चीजें आपको याद रखनी है कि नासा में नॉर्मली क्वेश्चन कहाँ से आता है। नासा में नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है वो आपके उनके जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जो मिशंस हैं, मिशन से आता है। पार्कर सोलर प्रोब, जूनो, ठीक है, मार्स रोवर, आपका वॉयजर 1 एंड अपोलो 11, ठीक है। अच्छा, और मार्स और नासा से दो चीज याद रखिएगा। नासा में दो ऐसे आप बोल सकते हो टेलीस्कोप है जिसको नासा ने वहां पर स्पेस में लॉन्च किया था, जिससे वो दूर तक देख पाए। तो दो टेलीस्कोप हैं, दो टेलीस्कोप याद रखिएगा। एक होता है आपका हबल टेलीस्कोप, ठीक है, हबल टेलीस्कोप। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जेम्स। तो ये दो टेलीस्कोप हैं जो नासा ने लॉन्च किया है, तो उसको भी थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। अब जब इसरो की बात होगी तो इसरो में भी कौन सा मिशन होता है, तो इसरो में भी मिशन आपको याद रखने होते हैं। यहाँ पर नासा बात हो रहा है तो इसलिए मैं सिर्फ नासा बता रहा हूँ। इसरो जब बात होती है तो इसरो में आदित्य L1 जो होता है, गगनयान जो होता है, चंद्रयान होता है, मंगलयान होता है, तो उन सब भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। ओमान, ये वाला क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं। अच्छा, चलो ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया रिसेंटली साइन, उन्होंने 3 MAU साइन किया है टू एनहांस कोऑपरेशन इन कस्टम्स, डाटा सेंटर एंड यूएन पीस कीपिंग विथ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने डाटा सेंटर, पीस कीपिंग, ये सब में उन्होंने साइन किया है? ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो वो होता है आपका इथियोपिया, ठीक है, वो होता है इथियोपिया। कौन सा? दैट इज इथियोपिया। इथियोपिया से जस्ट याद रखिएगा, इथियोपिया का जो कैपिटल होता है दैट इज अदिस आबादा, ठीक है, अदिस अदाबा, सॉरी अबाबा, अबाबा अदाबा होगा, अदिस अदाबा, अदिस अदाबा पहला। अच्छा, इसकी जो करेंसी होती है, इसकी जो करेंसी होती है दैट इज नोन एज बीर, बीर। और इथियोपिया से याद रखिएगा, इथियोपिया अफ्रीका का ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है, ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, नेशन है।
क्योंकि मैक्सिमम जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी कॉलोनी के अंडर थी। ब्रिटिश के पास मेन था, उसके बाद फ्रेंच था, स्पेनिश थे, बहुत सारे कॉलोनीज थे। बट अफ्रीका का सबसे ओल्डेस्ट जो इंडिपेंडेंट नेशन है वो होता है इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया कहाँ पर होता है? अगर आप कभी मैप देखो, जैसे मान लो ये मैप, सॉरी इधर से थोड़ा सा पूछ देता हूँ। अगर ये देखो तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो आपको इथियोपिया दिखेगा इधर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज इथियोपिया। ये वाला जो हिस्सा आप अगर मैप में देख सकते हो तो आप लोग जरूर मैप में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब रिसेंट टाइम्स में एक चीज मैं बता दूं, बोल दूं, रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है ना, अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अफ्रीका थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है और एग्जामिनर चाहता भी है कि थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया में आप लोगों को लेके जाए, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको या फिर थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सके। जैसे अफ्रीका के साथ जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो पूछा जा रहा है। नायरोबी केनिया में अगर कोई मीटिंग हो रहा है वो ज़रूर पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा अफ्रीका रिलेटेड क्वेश्चंस अभी रिसेंट टाइम में आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं आपको आपको थोड़ा सा मैं अफ्रीका के बारे में बता देता हूँ कि अफ्रीका से आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे लिख दूँ जिससे, ठीक है, चलिए अफ्रीका से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन आ रहा है और अफ्रीका। अच्छा, तो सबसे पहला क्या होता है, अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया है वो जंगल है अफ्रीका का। ठीक है, कुछ जगह पर आप देखोगे अफ्रीका में जो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर जाता है तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पर इक्वेटर नहीं है तो वहाँ पर आपको सवाना टाइप का, स्टेपी टाइप का ग्रासलैंड मिलता है। तो वो जो एरिया है, तो अफ्रीका में मैक्सिमम जगह जंगल होने के कारण वहाँ पर लाइट यूज नहीं करते, तो इसलिए इसको कहा जाता है डार्क फॉरेस्ट, सॉरी डार्क कॉन्टिनेंट। बट प्रॉब्लम यही है कि अफ्रीका रिसेंट टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल होता है। रेयर अर्थ मिनरल मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज होता है लिथियम, ठीक है, गोल्ड, आयरन, डायमंड, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभी रिसेंट टाइम में अफ्रीका पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और अफ्रीका से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अफ्रीका से याद रखिएगा, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहां से आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों ही लाइन से आपको मिलेंगी। इक्वेटर भी मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी मिलेगा। ये तीनों ही लाइन सिर्फ एक ही जगह से होकर गुजरती हैं, दैट इज अफ्रीका। अच्छा, नेक्स्ट, अफ्रीका से कुछ फेमस फेमस देश हैं, तो फेमस फेमस कुछ देश का नाम मैं आपको बता देता हूं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो फेमस फेमस देश है और इंडिया के साथ रिलेटेड है, एक होता है आपका नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया की जो कैपिटल होती है वो होती है विंडहोक। ठीक है, विंडहोक। और नामीबिया को कहा जाता है द चीता कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नामीबिया को कहा जाता है द चीता कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मार्क कर लीजिएगा कि नामीबिया वो देश है जहां से चीता को इंडिया लाया गया था कूनो नेशनल पार्क में। अगर आपने सुना होगा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था तो नामीबिया से लाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट नामीबिया। अच्छा, दूसरा होता है आपका केनिया। केनिया, केनिया होता है नायरोबी। केनिया होता है नायरोबी, और नायरोबी में याद रखिएगा, नायरोबी में एक ह्यूमन बॉडी है जो यूरोप एंड एशिया, क्या बोलते हैं, यूएसए, इनको छोड़कर पूरे अफ्रीका में सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज नायरोबी। नायरोबी में एक यूएन बॉडी होती है, दैट इज यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये नायरोबी में हेडक्वार्टर होता है। पूरे एक ही अफ्रीकन नेशन है जहां पर कोई यूरोपियन यूएन नेशन का बॉडी होता है, दैट इज नोन एज नायरोबी। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा,
नेक्स्ट होता है साउथ सूडान। साउथ सूडान रिसेंट जगह पर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा शायद। साउथ सूडान का कैपिटल होता है जूबा, और साउथ सूडान वर्ल्ड की मोस्ट करप्ट कंट्रीज होती है, वर्ल्ड की मोस्ट करप्ट कंट्री, ठीक है, मोस्ट करप्ट कंट्री। 100 मार्क्स दिया जाता है, 100 सबसे बेस्ट है, 0 सबसे खराब है। साउथ सूडान का जो रैंक होता है वो होता है 8 ओनली, 8, ठीक है, 8, दैट इज साउथ सूडान। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट कंट्री होता है तांजानिया। तांजानिया, ठीक है, तांजानिया में रिसेंटली अगर आप देखोगे, ठीक है, तांजानिया में, ठीक है, तांजानिया, तो तांजानिया में आपका इसका कैपिटल होता है पाडोबा, पाडोबा। और यहाँ पर आपको अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन दैट इज नोन एज माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इस कंट्री में ही मिलेगा, पहला। दूसरा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास इंडिया का पहला आईआईटी जिसका ऑफशोर कोई एजुकेशन जगह है। आईआईटी मद्रास आपको तांजानिया भी मिलेगा, ठीक है, उसके साथ मेमोरेंडम हुआ था। सिर्फ तांजानिया में नहीं मिलेगा, नाइजीरिया में भी मिलेगा। तो आईआईटी मद्रास का जो आप बोल सकते हो कैंपस है, वो आपको तांजानिया में भी मिलेगा, ठीक है। तांजानिया में दो चीज याद रखिएगा, ठीक है, पार्ट ऑफ माउंट किलिमंजारो होता है एंड आईआईटी मद्रास आपको मिलेगा। नेक्स्ट होता है जिबूटी, ठीक है, जिबूटी, ठीक है। अच्छा, जिबूटी में बहुत सारी चीजें याद रख आपको करनी है। फर्स्ट, जिबूटी वो स्टेट है जो हेवीली, देश है जो हेवीली मिलिटराइज्ड है, मिलिटराइज्ड है, मिलिटराइज्ड, हेवीली मिलिटराइज्ड का मतलब होता है कि अफ्रीका में जिबूटी एक ऐसा कंट्री है जहां पर अफ्रीका का छोड़कर सारे देश के जगह मतलब मिलिट्री बेसिस उधर है। अमेरिका का मिलिट्री बेस उधर है, यूके का है, फ्रांस का है, चाइना का है, मैक्सिमम जो बड़े बड़े देश हैं उनकी मिलिट्री बेस जिबूटी में होती है। और जिबूटी में एक, आप बोल सकते हो जिबूटी में एक लेक होता है जिसका नाम होता है लेक अंकाल, लेक अंकाल। ये सबसे सॉल्टी लेक होता है, ठीक है, सॉल्टीएस्ट, सॉल्टीएस्ट लेक। बहुत सारे लोग आप सुना होगा डेट डेट सी के बारे में, जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जहां पर आप डूब नहीं सकते। यहाँ पर लेक अंकाल जो होता है, यहाँ पर सॉल्ट की मात्रा डेट सी भी से भी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ, जिबूटी। अच्छा, जिबूटी के बाद आता है आपका नाइजीरिया, ठीक है, जिबूटी के बाद आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया का कैपिटल जो होता है, नाइजीरिया का कैपिटल होता है अबूजा, कैपिटल होता है अबूजा। और नाइजीरिया में दो चीज आपको याद रखना है। नाइजीरिया में ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास तो है, ये तो आपको याद रखना ही है, आईआईटी मद्रास का जो नया ब्रांच है वो इधर खुला है। दूसरी चीज, जो फिल्म होती है, जैसे हमारी हॉलीवुड, बाहर की देखोगे हॉलीवुड, इंडिया की बॉलीवुड, ठीक है, तो नाइजीरिया में अफ्रीका का जो फिल्म इंडस्ट्री है दैट इज नोन एज नॉलीवुड। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, नॉलीवुड। तो नॉलीवुड यहाँ की है, नाइजीरिया में ही नॉलीवुड की जो फिल्म्स होती हैं वो बनती हैं। सबसे पॉपुलेशन वाला देश भी है इन अफ्रीका। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो कंट्री है, ठीक है, थोड़ा सा मैं हट के आता हूँ, आप लोग लिख लो। नेक्स्ट जो कंट्री होती है दैट इज नोन एज मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक का कैपिटल होता है मापुटो, मोजाम्बिक का कैपिटल होता है मापुटो। और मोजाम्बिक एक रेन फॉरेस्ट एरिया है,
रेन फॉरेस्ट एंड सावाना, ये दोनों एक ही देश में मिलते हैं, ठीक है। मोजाम्बिक होता है जहां पर रेन फॉरेस्ट भी आपको दिखेगा, सावाना भी दिखेगा। दैट इज बहुत ही कम देश है जहां पर रेन फॉरेस्ट और सावाना एक साथ दिखता है, वो होता है मोजाम्बिक। और लास्ट एक कंट्री के बारे में आपको बात कर देता हूं, लास्ट होता है दैट इज नोन एज कॉन्गो। कॉन्गो, कॉन्गो जो होती है, जो कॉन्गो है, कॉन्गो, तो कॉन्गो में एक रिवर होती है दैट इज नोन एज जायर, ठीक है, जायर रिवर या कॉन्गो रिवर। ये कट करती है, कट्स कट्स इक्वेटर, इक्वेटर ट्वाइस, कट्स इक्वेटर ट्वाइस। तो ये रिवर जो होती है वो 2 बार कट करती है इक्वेटर को। मैंने साउथ अफ्रीका नहीं लिखा है क्योंकि साउथ अफ्रीका मैक्सिमम लोग जानते हैं, तो इसी वजह से मैंने साउथ अफ्रीका को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये देश हैं आपके यहाँ से। तो मैं आशा करूंगा कि अफ्रीका से क्या होगा ना, अफ्रीका से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ऐसा नहीं है कि पूरा ही अजीब हो जाए। और एक करंट अफेयर्स में इधर से और मार्क कर देता हूं, दैट इज सेनेगल। एक कंट्री है सेनेगल, सेनेगल बीट्स मोरक्को, सेनेगल बीट्स मोरक्को इन आफ्कॉन कप, आफ्कॉन कप, ठीक है। ये भी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स है तो इसमें नहीं जाते, ठीक है। सेनेगल मीट्स मोरक्को इन आफ्कॉन कप। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे बाकी जो करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा सा उसको हम देखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे मत देखिएगा। करंट अफेयर्स के बेसिस पे देखोगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप जीके के पर्सपेक्टिव से देखो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर आपको जीके जो है वो दिखाना चाहता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। करंट अफेयर्स तो सब कराते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके दोनों एक साथ आपको फायदा मिले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल जैसा स्टार्ट कर रहे थे जो कल भी हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, तो आज के लिए थैंक यू। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, थोड़ी देर में शायद 12:30 से जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसको मैं स्टार्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कौन से पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं उसको लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।